नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 6 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा 10। संस्कृत विषय के अंतर्गत हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय अध्याय संघीय शक्ति। इसमें आपने एक कहानी पढ़ी, कहानी के कुछ किरदार पढ़े। संघीय शक्ति कहानी जो है वो वर्तमान समय में हमें ये सिखाती है कि संघ में ही शक्ति है, अर्थात कि एकता में ही शक्ति है। जब मनुष्य एक साथ मिलकर कोई कार्य करता है तो वो कार्य सफल हो जाता है। और यदि बात करें तो बचपन में कई सारे जो है आपने स्वयं में भी जो है उदाहरण किताबों में पढ़े हैं, पुस्तकों में पढ़े हैं कि जब एक लकड़ी तोड़ी जा सकती है, लेकिन लकड़ियों का जब गठन बना लिया जाता है तो थोड़ा थोड़ा जाना संभव नहीं होता। तो उसी तरह से आपने एक संघीय शक्ति में कहानी पढ़ी थी पिछली कक्षा में, जिसमें आपने देखा था कि एक गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है। रात्रि के समय में वहां पर अनेक पक्षी उस अलग अलग दिशाओं से आकर उस वृक्ष पर आश्रय लेते थे, आराम से वो रहते थे। एक दिन सुबह का समय था। कुमुदिनी पुष्प का नायक चंद्रमा, अर्थात कि कुमुदिनी पुष्प जो है वो चंद्रमा को देखकर विकसित होता है, इसीलिए चंद्रमा को कुमुदिनी का नायक कहा गया है। चंद्रमा विलीन होने वाला था, अस्तांचल को चला गया था। उसी समय वृक्ष पर एक लघुपतनक नामक कौवा बैठा होता है। वह एक यमराज के समान शिकारी को देखता है। आंख जैसे ही खुलती है लघुपतनक नामक कौवे की, वो देखता है कि एक यमराज के समान शिकारी चला आ रहा है। तो कौवा सोचता है कि आज तो अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है, आज बहुत ही बुरा घटित हो जाएगा। शिकारी चला जा रहा होता है, पीछे पीछे लघुपतनक नामक जो ये कौवा होता है वो भी शिकारी का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। कौवा देखता है कि शिकारी जो है वो उस पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे कुछ दाने बिखेरता है चावल के, और वहां पर जाल को बिछा देता है। जाल बिछाकर वो एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी उसी समय जो है वो एक चित्रग्रीव नाम का कपोतराज, अर्थात कबूतरों का राजा कपोतराज उड़ते हुए आसमान से उस चावलों के दानों को उनको देखता है। बड़ा विचित्र अनुभव होता है उसको। चित्रग्रीव सोचता है कि ये कैसे संभव है कि यहाँ पर जो है निर्जन वन में भी जो है वो चावल हो जाए। तो वो अपने साथियों से कहता है, परिवार के लोगों से कहता है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य सदैव विपत्ति को आमंत्रित करता है। चित्रग्रीव की बातों को सुनकर उन कबूतरों में से एक कबूतर था, वो बड़े घमंड से जो है वो उस चित्रग्रीव का अपमान करता है बातों का, और कहता है कि हम आपकी बातों को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट अर्थात कभी भी संतुष्ट न होने वाला, क्रोधी स्वभाव का, शंकित जो हमेशा शंका करता है, और पराश्रित जो दूसरों पर निर्भर रहता है, ऐसा व्यक्ति सदैव दुख को प्राप्त करता है। ऐसा कहते हुए उसने चित्रग्रीव की बातों का जो है वो बातों की उपेक्षा कर दी, अपमान कर दिया। चित्रग्रीव वहां पर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया, और इस घमंडी कबूतर के कहने पर पूरा परिवार जो है वो उन चावल के दानों पर बैठ जाता है। जैसे ही कबूतर का परिवार उन चावल के दानों पर बैठता है तो सारे कबूतर जो है वो इस तरह से जो है वो जाल में फंस जाते हैं। अब सभी कबूतरों को बड़ा दुख होने लगा, जिसकी बात को सुनकर ये सभी कबूतर इस विपत्ति में पड़ गए थे। उसे इन सभी कबूतरों ने उसे जो है वो भला बुरा कहा, उस घमंडी कबूतर को भला बुरा कहा जाने लगा। तब चित्रग्रीव ने कहा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय आश्चर्यचकित होना कायर प्राणी का व्यवहार होता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय में बुद्धि हमेशा विपरीत हो जाती है, कभी साथ नहीं देती। तो इस तरह से जो है वो चित्रग्रीव उन कबूतरों से मना करता है, आप तुम्हें जो है उसे भला बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक मत होकर, एक समान विचार वाले होकर
धैर्य धारण करते हुए तुम सबको प्रयास करना चाहिए ताकि तुम सभी जो है वो इस विपत्ति से बाहर निकल सको। ठीक है, सभी कबूतरों को जो है वो चित्रगृह में एक उपाय सुझाया कि आप सभी एक साथ उड़ जाएंगे, ताकि जाल लेकर ही आप उड़ जाएंगे तो सभी कबूतर जो है वो एक मत वाले होते हैं, विचार वाले हो जाते हैं, धैर्य को धारण करते हैं और उस जाल को ही लेकर जो है वो उड़ जाते हैं। जाल को लेकर जाता हुआ देखकर कबूतरों को शिकारी आता है और पीछे छुपा हुआ शिकारी होता है झाड़ी के पीछे, वो आता है और उस जाल को ले जाते हुए कबूतरों के पीछे जो है वो दौड़ना शुरू करता है। पीछे पीछे दौड़ता है किंतु फिर भी जो है वो उनको कबूतरों को पकड़ नहीं पाता, जाल भी उसका लेकर चले जाते हैं कबूतर। और जब आंखों से ओझल हो गया ये कबूतर और ये जाल, जब आंखों से ओझल हो गए तब शिकारी जो पुनः लौट जाता है। इस तरह से धैर्य रखते हुए एक मत वाले होकर, एक विचार वाले होकर और इस तरह से जो है वो कबूतर अपनी उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं और संकट से बाहर निकल जाते हैं। अर्थात कि मिलजुल कर कार्य करने पर ही जो है वो कार्य सफल होता है। फिर आगे जो है इसमें मोरल बताया गया है कि छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है वो हमेशा बड़े कार्य को सिद्ध कर देती है। जिस तरह से पतले पतले तिनके जब मिलकर रस्सी का रूप धारण कर लेते हैं तो उस रस्सी से जो है वो मदमस्त अर्थात कि पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है। अर्थात कि हमेशा जो है वो मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। ये आपने कहानी पढ़ी थी। फिर मैंने आपको जो है वो इसमें कुछ होमवर्क दिया था कि कहानी का हिंदी अनुवाद करना था आपको और शब्दार्थ करने थे। अब हम आज जो है उसके आगे का कुछ काम करते हैं। शब्दार्थ आप लोगों ने कर लिए थे इसके। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नंबर 1, वायस कीदृशं व्याघ्रम् अयान्तम् अपश्यत्। वायस का अर्थ होता है कौवा। कौवे ने किस प्रकार से शिकारी को आता हुआ देखा। तो इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। कृतान्तामेवं द्वितीयं, मितभाषिणं, अनिष्टदर्शनम, अनभिमतम। अर्थात कि कृतान्तमेव का अर्थ होता है यमराज के समान, मितभाषणम का मतलब होता है कम बोलने वाला, अनिष्ट दर्शनम का मतलब होता है अशुभ दर्शन और अनभिमतम का मतलब होता है अनभिज्ञ अर्थात कि अनजान। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृतान्तमेव द्वितीयम अर्थात कि दूसरे यमराज के समान। अगला प्रश्न देखिए नंबर 2, कुतो अत्र निर्जने वने तांडुलकणानां संभव इति का उक्तवान। वापस सुन लीजिए, कुतो अत्र कैसे संभव है यहाँ निर्जने वने, निर्जन वन में तांडुलकणानां चावल के कणों का संभव इति का उक्तवान, ऐसा किसने कहा। तो इसके विकल्प हैं लघुपतनक नामक कौवे ने कहा, चित्रग्रीव चित्रग्रीव ने, व्याघ्र शिकारी ने और हिरण्यक अर्थात की शेर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रग्रीव।
चित्रग्रीव। चित्रग्रीव नामक कबूतर ने कहा कि निर्जन वन में चावल कैसे संभव है। विपत्काले का पुरुष लक्षणम अस्ति। विपत्ति के समय में कायर प्राणी का या मनुष्य का क्या लक्षण होता है। तो देखिए, विस्मय, आश्चर्य, धैर्य, उत्साह, प्रतिकार, अपमान। तो विपत्ति के समय में कायर मनुष्य का लक्षण होता है विस्मय। पढ़ा था हमने इसके अंदर। पढ़ा था हमने विस्मय इसके अंदर, जब चित्रग्रीव ने कहा था कि आप सभी इस कबूतर को कुछ मत कहिए, क्योंकि विपत्ति के समय में आश्चर्यचकित हो जाना ही जो है वो कायर मनुष्य का लक्षण होता है। चौथा देखिए, अल्पानाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। छोटी छोटी वस्तुएं किस प्रकार से कार्य को सिद्ध कर देती हैं। सहति, संगठित होकर, उपयोग होकर, अभाव के साथ, समभाव, समान भाव के साथ। तो उत्तर हो जाएगा सहति, अर्थात कि संगठन के साथ। सहति। तो ये आपके जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि कौवे ने किस प्रकार के शिकारी को आते हुए देखा, तो उसका उत्तर हो जाएगा दूसरे यमराज के समान। फिर दूसरा प्रश्न था कि निर्जन वन में चावल कैसे संभव है, ऐसा किसने कहा। उत्तर हो जाएगा चित्रग्रीव ने कहा। फिर तीसरा प्रश्न था कि विपत्ति के समय में कायर मनुष्य का लक्षण क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा विस्मय। अगला प्रश्न था अल्पानाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। छोटी छोटी वस्तुएं भी किस प्रकार से कार्य को सिद्ध करती हैं, उत्तर हो जाएगा संगठित होकर। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। इन अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हमें सदैव एक शब्द में ही जो है वो उत्तर देना चाहिए। अति लघुत्रात्मक अर्थ यही होता है। जैसे प्रश्न देखिए, वायसस्य नाम किम। वायस अर्थात कि कौवा, कौवे का नाम क्या था। लघुपतनक, कौवे का नाम था लघुपतनक। वायस कम आयंतम अपश्यत। वायस ने अर्थात कि कौवे ने किसे आता हुआ देखा। उत्तर हो जाएगा व्याधम। कौवे ने शिकारी को आता हुआ देखा। कपोतराज, कबूतरों का राजा कौन था। उत्तर हो जाएगा चित्रग्रीव। कबूतरों का राजा चित्रग्रीव था। उसी तरह से कीदृशे तृणे मददन्तिनम गुणबध्यन्ते। किस प्रकार से तिनकों से भी मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा गुणत्वम आपन्ने, अर्थात कि एक हो जाने पर। जब तिनके सारे एक हो जाते हैं और अपने गुण को प्राप्त कर लेते हैं, रस्सी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तभी जो है उसे मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। चलिए, निबंधात्मक प्रश्न आपको नहीं करने हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न जो है वो कभी भी पूछे जाते नहीं है। तो केवल आपको वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न करने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जो है वो इसी तरह से जो है पूछे जाएंगे, विकल्प के साथ में कभी भी पूछे जाते नहीं है। तो इसमें जो है
आपको निबंधात्मक प्रश्न नहीं करने हैं। अब हम थोड़े से जो है वो व्याकरणात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि व्याकरणात्मक प्रश्न जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो थोड़ा सा वापस देख लीजिए। वायस नाम किम, कौवे का क्या नाम था? लघुपतनक। लघुपतनक। वायस कब आयाधम अपश्यत, कौवे ने किसे आता हुआ देखा? व्याधम अर्थात कि शिकारी को। कपोतराज, कपोतराज कौन था? चित्रग्रीव। कीदृशे तृणीमद् दन्तिनं बध्यन्ते, किस प्रकार के तिनकों से जो है वो हाथी को बांधा जा सकता है? गुणत्वम आपन्ने अर्थात कि एक को जानने पर। इस प्रकार से जो है वो आपके अति लघुतात्मक प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब कुछ जो है यहाँ पर मैं आपको व्याकरणात्मक प्रश्न करवा रहा हूं। व्याकरणात्मक प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों के आपको धातु लकार पुरुष और वचन को आपको जो है वो निर्देशित करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो कुछ देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपके पद, फिर आ जाएगा धातु, उसके बाद आ जाएगा लकार, उसके बाद आएगा पुरुष और फिर आ जाएगा वचन। सबसे पहले अपश्यत। अपश्यत, अपश्यत का मतलब भी देखना ही होता है। तो इसमें सबसे पहले धातु हो जाएगी आपकी दृश्य धातु हो जाएगी। लंग लकार है, लंग लकार हो जाएगा। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष और एक वचन। इस तरह से जो है आपको आगे जो है ये इस तरह से आपको ये कार्य करना है। आगे देखिए नंबर 2, दर्शिष्यति। दर्शिष्यति के अंदर वही वापस दृश्य धातु है, इसका अर्थ देखना ही होता है। इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष आ जाएगा और वचन वाली एक वचन। नंबर 3, पश्यामि। पश्यामि में भी दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। फिर आगे देखिए नंबर 4, बुभु। इसमें है आपके भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और बहु
वचन। नंबर 5 उवाच। उवाच में भी उवाच मतलब कहना, ब्रू धातु है, ब्रू का मतलब होता है वच, मतलब कि वदन करना। लिट लगा प्रथम पुरुष और एक वचन। फिर आगे जो है वो आपके आता है नंबर 6 अकरोध करना, क्री धातु, इसमें आएगा आपके लंग लगा प्रथम पुरुष और ये वचन। तो इस तरह से जो है ये आपको बुक पुस्तक अपनी अपनी पुस्तक में व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशनम कुरुत। ये आपके यहाँ पर कुछ खाली जगह दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उधर कुछ जो है आपके 6 शब्द दे रखे हैं। तो इन शब्दों के आगे आपको ये सभी जो है फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अपश्यता दृश्य धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। दर्शिष्यति दृश्य धातु मतलब देखना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसी तरह से पश्यामि दृश्य धातु, इसमें भी देखना, लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। बुभुव कहना, बुभुव होना, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उवाच मतलब वचन कहना, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरो के करना, क्री धातु कार्य करना, किसी कार्य को लेकर, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तो ये आपको जो है ये प्रश्न आपकी पुस्तक में जहां पर है व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंतर्गत, वहां आपको ये जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे दिए गए पदों में शब्द, विभक्ति और वचन आपको निर्देशित करने हैं। तो यहाँ पर कुछ पद है, जैसे नंबर 1 पक्षिणा। सबसे ही पता चल रहा है इसमें कि यहाँ पर जो है वो पक्षी शब्द है, पक्षी शब्द है। विभक्ति यहाँ पर जो है वो प्रथमा है और वचन में आपके जो है वो बहुवचन है। उसी तरह से दूसरा शब्द या दूसरा पद चंद्रमसी, दूसरा पद है चंद्रमसी, इसमें शब्द है चंद्रमास। चंद्रमास का अर्थ होता है चंद्रमा। इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति
सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। उसी तरह से तृतीय पद जो है आपका वो है तस्मिन। तस्मिन में आपके शब्द है तर इसमें भी सप्तमी विभक्ति और उसी के आगे जो है वचन हो जाएगा आपका एक वचन। तो इस तरह से शब्दों में आपको यहाँ पर जितने पद दे रखे, पद का अर्थ होता है शब्द, पदों में आपको शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। फिर आगे देखिए, व्यादेन। व्यादेन का अर्थ होता है शिकारी के द्वारा। इसमें शब्द है व्याध। व्याध का अर्थ होता है शिकारी। इसमें तृतीय विभक्ति और एक वचन। उसी तरह से पांचवा पद है आपका वने। वन में शब्द है इसमें वन, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अंतिम पद है आपका सर्वे। सर्वे का मतलब है सभी। सर्व शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न है व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंतर्गत कि अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशनम कुरुतः। नीचे दिए गए पदों में, शब्दों में आपको शब्द विभक्ति वचन इत्यादि जो है वो निर्देशित करने हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले देखा कि पक्षिण शब्द है। पक्षिण शब्द के अंदर पक्षिण पद में पक्षिण शब्द है, विभक्ति आपकी प्रथमा विभक्ति है, वचन आपके बहुवचन है। दूसरा पद है आपका चंद्रमसी। चंद्रमसी का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा शब्द है, चंद्रमा शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। उसी तरह से तस्मिन पद है, तब शब्द है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। व्याधेन का अर्थ आपको मैंने पहले बताया शिकारी के द्वारा। इसमें शब्द है व्याध, शिकारी, तृतीय विभक्ति एक वचन। वने शब्द है वन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वे सर्व अर्थात सभी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इस तरह से आपको दूसरे प्रश्न में जो प्रश्न दे रखा है, पद दे रखे हैं, आगे आपके रिक्त स्थान है, इन सभी रिक्त स्थानों को आपको इस तरह से जो पूर्ण करने, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट करना है इस तरह से। और उसके बाद में ये सारा पूर्ण होने के बाद में ही इसको उत्तर पुस्तिका में फिर से आपको लिखना है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या तृतीय। प्रश्न संख्या तृतीय। तीसरे प्रश्न में हम जो है वो संधि से युक्त कुछ शब्द देख रहे हैं। तो संधि के अंतर्गत आप इसमें काफी कुछ बातें देखेंगे। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देशन सहितम संधि विच्छेद प्रदर्शियता। नीचे दिए गए शब्दों, यहाँ पर आपके जो अधोलिखित है यहाँ पर पहले लिख देता हूं आपको। सबसे पहले है यहाँ पर कुतो अर्थ। नीचे यहाँ पर आपके कुछ जो है वो शब्द दिए जा रहे हैं। इन शब्दों में आपको संधि विच्छेद करना है और साथ में संधि का नाम भी लिखना है। तो कुतो अत्र में यहाँ पर आ जाएगा पदम,
यहां आएगा संधि विच्छेद और यहां आ जाएगा संधि नाम। तो यहां पर देखिए प्रथम पद है कुतो अत्र, तो संधि हो जाएगी कुतः धन अत्र। संधि का नाम विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। वैसे आप लोग जो है वो संधि पढ़ते आए, लेकिन अब जो है वो हम संधि का प्रश्न कर रहे हैं, तो जब अलग से जब हम ये इसका अभ्यास करेंगे, संधि इकाई को पढ़ेंगे, उसमें संधि के विभिन्न प्रकारों को भी पढ़ेंगे और किस तरह से संधि होती है वो भी समझेंगे। तो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं कि जब विसर्ग का योग किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। कुतो कुतः धन अत्र है, यहाँ पर विसर्ग जो थी वो अवग्रह में परिवर्तित हो गई, तो इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो ओ हो गया, विसर्ग की जगह ओ हो गया और अत्र के अंदर अ जो था वो अवग्रह में परिवर्तित हो गया। अगला पद है व्याकुल, व्याकुल चलित, संधि विच्छेद होगा व्याकुल धन चलित। इसमें भी आप देख रहे हैं विसर्ग है, तो हो जाएगा विसर्ग संधि। उसी तरह से तीसरा अपिवम, अपि धन एवं, यहां आपके हैं स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि। उसी तरह से अगला पद है प्रतिकारस चिंत्यताम, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिकार धन चिंत्यताम, प्रतिकारस चिंत्यताम, इसमें आपके जो है वो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिकार चिंत्यताम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं विसर्ग है यहाँ पर, तो जहां पर भी विसर्ग का योग किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वो आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। उसी तरह से पद नंबर है आपका 5, इसमें आप देख रहे हैं सर्वे एक चित्ती भूयम, सर्वे एक चित्ती भूयम, इसका संधि विच्छेद होगा सर्वे एक चित्त ई भूय, सर्वे एक चित्ती भूय का संधि विच्छेद हो जाएगा सर्वे एक चित्ती भूय। इसमें भी जो है आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो विसर्ग है, इस कारण से जो है जब विसर्ग का योग किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि नंबर 6,
सुदूरा जला बरहा सुदूर जाल अबरहा कराम, अर्थात कि दूर से जाल को जाता हुआ देखकर, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। सुदूरा धन जाल धन अपहार कान। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों पदों को मिलाकर हम संधि युक्त पद बना रहे हैं। तो इसमें कहीं पर भी आपको जो है वो अंत में यहाँ पर आपको स्वर नहीं दिख रहा है, तो स्वर नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपके संधि हो जाएगी व्यंजन। व्यंजन संधि है, इसमें आपके प्रथम पद में जो है वो व्यंजन संधि हो जाएगी और जाल और अपराकरण के अंदर अ और अ मिलकर आ बन जाते हैं। तो दूसरा जो संधि विच्छेद है यहाँ पर, ये आपके आ जाएगा स्वर के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो तृतीय प्रश्न व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंतर्गत निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नामानि निर्देशयति संधि विच्छेद प्रदर्शयत, अर्थात कि नीचे दिए गए पदों में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो कुतो अत्र कुतः धन अत्र विसर्ग संधि है। व्याकुलस चलिता व्याकुल धन चलिता, इसमें भी विसर्ग संधि है। अपेवम अपिधन एवं यह संधि है। प्रतिकारस चिंत्यताम प्रतिकारः चिंत्यताम विसर्ग संधि है। सर्वे एक चित्ती भूया सर्वे धन एक चित्ती भूया, यहाँ आपकी जो है विसर्ग संधि है। और नंबर 6 पद है आपका सुदूर जाला अपहरकान, सुदूरा धन जाला धन अपहरकान। पहले पद में आपके जो है वो आपके यहाँ पर व्यंजन संधि है और दूसरा जो पद है वो आपके यहाँ पर स्वर संधि में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से जो है वो आज आपने कुछ प्रश्नों को किया। तो आज जो है आप लोग होमवर्क के अंतर्गत आपको गृह कार्य के अंतर्गत सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको प्रश्न लिखना है, उसके जो है वो 4 विकल्प लिखने हैं और सही विकल्प का जो क्रम है वो आपको एक कोष्ठक बनाकर करना है। तो इस तरह से आप जो है वो सबसे पहले 4 प्रश्न जो है वो आप वस्तुनिष्ठ के करेंगे, उसके पश्चात 4 प्रश्न जो है वो अति लघुतात्मक के करेंगे और उसके पश्चात जो है वो व्याकरणात्मक के अंतर्गत 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न जो है वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। वस्तुनिष्ठ अति लघुतात्मक ये कार्य जो है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।